नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। दुष्प्रचार भरे अभियान का अंत। बीते 20 वर्षों से नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध की जो दुकान चल रही थी, उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि उन्हें फंसाओ और उनकी लोकप्रियता को घटाओ। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जून 2022 को अपने एक निर्णय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दशक पहले हुए गुजरात दंगों में व्यापक षड्यंत्रकर्ता के रूप में दोषी ठहराने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि कई वर्षों से जारी मामले का उद्देश्य गैर कानूनी और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित प्रतीत होता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई अब होनी चाहिए। निसंदेह गुजरात दंगे दुर्भाग्यपूर्ण थे। दंगे कहीं भी हो, उनके खिलाफ पुलिस और न्यायिक स्तर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर गुजरात दंगों की जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करने वाले बड़े एनजीओ और कथित मानवाधिकार संगठनों और मोदी विरोधी मीडिया का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी न किसी तरीके से मोदी को दोषी सिद्ध कर दिया जाए। इन संगठनों ने गत 20 वर्षों के दौरान मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों और अदालतों में अभियान चला रखा था कि किसी तरह ये प्रचारित करने का मौका मिल जाए कि दंगा सरकार प्रायोजित था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित यह अभियान पहले मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए और फिर प्रधानमंत्री बनने पर भी चलता रहा। यह कोई दबा छिपा तथ्य नहीं कि गुजरात में भड़के दंगे साबरमती एक्सप्रेस में अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों पर गोधरा में हुए हमले की प्रतिक्रिया का परिणाम थे। इसमें जिंदा जला दिए गए 59 लोगों को की हत्या से देश में आक्रोश व्याप्त था। यह घटना 27 फरवरी 2002 की है। अगले दिन दंगे की आशंका के चलते मोदी ने सेना बुलाने का आदेश दिया। यह भी एक तथ्य है कि गोधरा के कार सेवकों पर हमले और बाद के दंगों में आरोपित लोगों के खिलाफ कानूनी ट्रायल में सैकड़ों लोग दोषी करार दिए गए, जो न्याय की प्रक्रिया के अनुसार होना भी चाहिए। वहीं करीब 60 एनजीओ, अन्य संगठनों और मीडिया ट्रायल द्वारा विभिन्न स्तरों पर मोदी को इन दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता रहा। इनमें स्वयंभू समाज सेवी तीस्ता सीतलवाड़ ने मोदी को येन केन प्रकरण फंसाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। इसमें कई बार झूठ का सहारा भी लिया और फर्जी दस्तावेज तक बनाए गए। उनके तमाम सहयोगी भी अब स्वीकार कर रहे हैं कि दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के नाम पर तीस्ता दुनिया भर में से मिले आर्थिक सहयोग के साथ ही मोदी को बदनाम करने का षड्यंत्र करती रही। उनके सहयोगियों ने यह भी बताया कि शपथ पत्र जानबूझकर अंग्रेजी में बनाया जाता था और बिना तथ्य बताए पीड़ितों के अंगूठे का निशान लिया जाता था। पूर्वाग्रह से ग्रसित कई अधिकारियों ने भी झूठे दस्तावेज और गवाही दिलाने में मदद की। पर यह ध्यान रहे कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ही गुजरात दंगों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया। CBI के पूर्व निर्देशक RK राघवन को इसकी कमान सौंपी गई, जिसकी निगरानी स्वयं शीर्ष न्यायालय कर रहा था। इसी SIT ने जाकिया जाफरी की शिकायत वाले मामले की भी गहन जांच की थी। SIT ने एक बार नरेंद्र मोदी से 9 घंटे तक लगातार पूछताछ की, पर उन्होंने धैर्यपूर्वक सवालों का जवाब दिया। भाजपा ने इसे लेकर कोई हंगामा नहीं किया। जबकि इसके विपरीत बीते दिनों नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने आक्रामक विरोध प्रदर्शन शुरू किया।
गहन जांच के बाद एसआईटी ने पाया कि मोदी के विरुद्ध सभी आरोप बेबुनियाद हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी की रिपोर्ट पर मोहर लगाई, लेकिन तीस्ता के वकीलों ने बार बार आग्रह करने पर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रोटेस्ट पिटीशन देने का अधिकार दिया। जब ये रिपोर्ट गुजरात के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत की गई तो उन्होंने भी गवाहों के अविश्वसनीय और एसआईटी की रिपोर्ट को सही माना। तीस्ता इस फैसले से भी संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने पुनः मामले को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, जबकि जिसका निर्णय गत 24 जून को आ गया है। उल्लेखनीय है कि एसआईटी का गठन और रिपोर्ट सप्रंग सरकार के दौरान ही आई थी। इसी तरह इसको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि सप्रंग सरकार अपने स्तर पर मोदी को फंसाने के तमाम प्रयास कर रही थी। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के दबाव में जस्टिस यूसी बनर्जी के आयोग ने एक बहुत शर्मनाक रिपोर्ट दी थी कि गोधरा में कोई हमला ही नहीं हुआ, बल्कि ट्रेन में कार सेवकों की लापरवाही से ही आग लग गई थी। बाद में कोर्ट ने इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया। कांग्रेस ने तीस्ता सहित कई अन्य संगठनों, वामपंथी तत्वों और प्रायोजित पत्रकारों को एक विशेष समूह का ढांचा खड़ा किया था। सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर जैसी बात कही थी। सप्रंग सरकार में ही सोहराबुद्दीन प्रकरण में भी मोदी के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाया गया। वास्तव में 20 वर्षों से नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध की जो दुकान चल रही थी, उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि उन्हें फंसाओ और उनकी लोकप्रियता को घटाओ। इस पूरी मुहिम को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। सप्रंग सरकार ने तीस्ता सीतलवाड़ को उसका उपकृत करने में कोई कोर कसर कम नहीं छोड़ी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष बहुत ही प्रासंगिक है कि अगर किसी बड़े तनाव के कारण सांप्रदायिक उन्माद में दंगे होते हैं और कुछ समय के लिए उचित कार्रवाई का अभाव दिखता है, तो उसका अर्थ यह न निकाला जाए कि उच्च स्तर पर षड्यंत्र रचा गया और दंगे सरकार प्रायोजित थे। कोरोना की दूसरी लहर की त्रासदी का उदाहरण देते हुए न्यायालय ने यह भी कहा कि उससे उपजी स्थिति को कोई विकसित देश भी नहीं संभाल पाया और लाखों लोगों की मौत हो गई। इसका यह अर्थ तो नहीं निकाला जाए कि इन देशों की सरकारों ने उच्च स्तर पर षड्यंत्र किया था जिससे लोग कोरोना से मर जाएं। ऐसे में कांग्रेस द्वारा न्यायालय के निर्णय पर अशोभनीय टिप्पणी कर नैतिकता की बात करता हास्यास्पद है। एक लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी निरंतर चुनाव जीत रहे हैं। इस यात्रा में उन्हें 20 वर्षों से अधिक समय में एक प्रायोजित कुत्सित अभियान में की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, लेकिन वह तप कर और निखर कर बाहर निकले हैं। अतः सत्य की जीत होती है, इसलिए कहा जाए सत्यमेव जयते। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य। इस समाचार के लेखक हैं रविशंकर प्रसाद।